Hello everyone, this is Sumit Jagan from S2 Commerce Solution. Today we are going to understand a very important formula or concept in SFM CA panel curriculum, that is Black Scholes Merton model. Black Scholes model is a formula or a concept or a methodology that is used to calculate the value of an option, or what is the maximum premium that a buyer of an option or the buyer of an option is willing to pay to the seller of an option at a rational market. Okay, so going with the basics, we have options, and for the options we have two parties. That is, first is the buyer of the option, second is the seller of an option. For example, just to give you an example, just to understand what is the concept of the option and who are the buyer and seller of the option. तो अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि आज रिलायंस का स्टॉक प्राइस 2200 रुपीज पे है, और मुझे लग रहा है कि आज से एक महीने बाद उसका स्टॉक प्राइस इज गोइंग टू राइज, एंड आई एम हैविंग एन ऑप्शन कि आप आज से एक महीने बाद रिलायंस का स्टॉक 2300 रुपीज में परचेज कर सकते हैं. एंड आई हैव अ गट फीलिंग कि जो रिलायंस का स्टॉक प्राइस है वो 2400, 2500, 2600 इतना जंप कर सकता है. तो मैं क्या करूंगा, मैं इस ऑप्शन को बाय कर लूंगा. दैट I will exercise this option after 1 month. मैं रिलायंस का स्टॉक प्राइस 2300 में परचेज कर लूंगा, क्योंकि मुझे पता है वो 2400, 2500 जाएगा, तो मुझे कहीं ना कहीं बेनिफिट होने वाला है. सामने वाला जो पार्टी जिसके साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा हूँ इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के लिए, उसका थॉट प्रोसेस क्या होगा? उसका थॉट प्रोसेस ये रहेगा कि जो रिलायंस का स्टॉक है, वो रिलायंस का स्टॉक 2300 से नीचे गिरेगा. अभी वो 2200 पे है, वो 2100, 2000, 1900 पे जाएगा. इसलिए वो मेरे साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए राजी होगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने 2200 में ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और अगर प्राइस 1900, 2000 या फिर 20, मतलब कुछ भी प्राइस हो, 2300 से कम प्राइस होगा, तो मैं ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करूंगा और सेलर को बेनिफिट होगा. बट सेलर को बेनिफिट कैसे होगा? सेलर को बेनिफिट ऐसे होगा क्योंकि जब मैं ये ऑप्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होऊंगा तो आई हैव टू पे अ प्रीमियम. प्लीज लिसन केयरफुली. The buyer has to pay a premium to the seller for buying an option. Reason क्या है इसका? इसका reason ये है क्योंकि when a buyer of an option is entering into a contract with the seller of an option, the buyer of an option is always at an advantageous position. उसका रीजन ये है कि जिस बंदे के पास ऑप्शन होता है, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास आज अगर रिलायंस का ऑप्शन है कि मैं रिलायंस का स्टॉक एक महीने बाद 2300 रुपीज में खरीद सकता हूँ, तो याद रखना, दिस ऑप्शन इज अ राइट टू मी एंड इट इज नॉट एन ऑब्लिगेशन फॉर. इसीलिए अगर वो स्टॉक का प्राइस आज से एक महीने बाद 1900 रुपीज, 2000 रुपीज, एनी प्राइस बिलो देन 2300 हुआ, तो मैं उस स्टॉक प्राइस, मैं उस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करूंगा, बिकॉज दैट इज नॉट एडवांटेजेस टू मी. तो मैं उस ऑप्शन को लैप्स होने दूंगा, राइट. बट एट द सेम टाइम अगर उस स्टॉक प्राइस है वो अगर 2300 को क्रॉस कर जाता है आफ्टर 1 मंथ, लाइक 2400 हो गया, 2500 हो गया, तो मैं 2300 में एक्सरसाइज करके मेरा प्रॉफिट उसमें बुक कर दूंगा, राइट. लेकिन इन सारे ट्रांजैक्शंस के अंदर मेरे को एक एडवांटेजेस पोजीशन मिला. आई एम द बायर ऑफ द सेलर, क्योंकि मेरे पास एक चॉइस है, मेरे पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है. लेकिन जो सामने वाला सेलर है उसके पास ऑब्लिगेशन है. अगर मैंने उसको बोल दिया दैट यू हैव टू गिव द शेयर टू मी एट अ फिक्स्ड प्राइस, क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो उसको ये शेयर मुझे देना ही पड़ेगा. ही हैज एन ऑब्लिगेशन एंड डू नॉट हैव एनी राइट, तो वो एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन में होता है. अब दिस इज अ रैशनल मार्केट, तो कोई भी फ्री पॉकेट में ये सारा ट्रांजैक्शन तो करेगा नहीं, तो मुझे उसको एक प्रीमियम पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो मुझे एक एडवांटेजेस पोजीशन दे रहा है और खुद एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन में जा रहा है. तो दैट इज द प्रीमियम. अब एक महीने बाद जाके अगर रिलायंस का स्टॉक प्राइस 1900 पे रहेगा, रिलायंस का स्टॉक प्राइस अगर 1900 पे रहेगा, तो मैं वो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करूंगा. लेकिन इसमें सेलर का क्या बेनिफिट है? सेलर का बेनिफिट है जो मैंने प्रीमियम उसको दिया था, वो प्रीमियम उसको मुझे लौटाने की जरूरत नहीं, तो सेलर को उस तरीके से बेनिफिट हो जाएगा. एज अपोज टू दिस सिचुएशन, अगर मेरा स्टॉक प्राइस 2300 को क्रॉस कर गया, 2400, 2500 रुपीज हो गया, तो मैं इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करके वो स्टॉक 2300 रुपीज में खरीद लूंगा और 2400, 2500 रुपीज में बेच के मैं मेरा प्रॉफिट कमा लूंगा. ठीक है, दिस इज द बेसिक ऑफ द ऑप्शन. आई एम नॉट गोइंग टू वेरी इन डेप्थ, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल सो दैट यू कैन जस्ट गेट अ gist that what is the main concept of option. Okay, so what this theory goes into the Blackscholes model is, when I told you that this premium is the one that the buyer has to pay to the seller
For calculating this premium amount in our course, we have two formulas. The first one is binomial formula, and the second one is Black-Scholes Merton model. Today in this lecture, we are going to discuss about Black-Scholes Merton model. At first, this model or this formula looks very tricky to many students because, yeah, I know that it consists normal distribution, it consists probabilities, it consists a touch of mathematics. So it becomes sometimes difficult for students to understand that ये formula कहना क्या चाहता है. I know मेरे को भी starting में काफी difficulty आई थी, but when you break down this formula and you try to understand each and every element of this formula, this is a very really easy formula and it is very much advanced as compared to binomial model. We are not going to discuss binomial model in this video. If you want a separate video for this, you can just comment down on the on our comment section. Okay, so the formula for the Black-Scholes model tells us that to calculate the value of an option, always understand when we are calculating the value of option, this is the maximum value of option that the buyer is willing to give to the seller. Okay, just understand one thing, there's a buyer, there's a seller. Buyer have to pay the premium to the seller, and for paying the premium, the buyer has two things: whether he wants to purchase a stock after 1 month or he wants to sell a stock after 1 month. If he wants to purchase a stock after 1 month or after a particular period of time, that is a call option. If he wants to sell a particular stock after 1 month, that is a put option. Okay, please understand this. So this is V0, that is the value of an option, that is the premium, that is the maximum premium that the buyer would be willing to pay to the seller in a rational market. Okay, so what this formula says, I'm just giving you a brief that what each of the variables tells us. Okay, S0 is the stock price, ND1 is a kind of probability, E is the exercise price, ERT is just a kind of present value factor, and ND2 is again a probability. I'm not going into the depth because we are going to discuss the formula and we are going to derive the formula in a simpler terms, that is very very layman terms that is very easy to understand. Okay, so just to give a brief of the formula, this is V0, that is the value of the option. S0 is my stock price, that is the current stock price at T0. This is not the exercise rate stock price, this is stock price at T0. Okay, now E is my exercise price, E is my exponential, that is used for my continuous compounding present value factor. Okay, like instead of E raised to the power RT, मैं 1 plus R raised to the power T भी लिख सकता था, but वो चीज अपन तब यूज करते हैं जब हमारा continuous compounding होता है. But in case of future, we always believe in continuous compounding. Okay, now R is my risk-free rate and T is my time. Okay, this is the simple just a description that what are the variables that I have wrote in the formula. Okay, now to understand the formula, I'm making a kind of thread that how we can easily understand the formula and how we can actually derive the formula. Okay, okay. So just take an example. Let's assume आज आपके पास कोई बंदा आता है, फॉर एग्जांपल अगर रिलायंस का स्टॉक प्राइस लेके आता है, रिलायंस फॉर एग्जांपल एनी ऑफ द स्टॉक प्राइस, यू से पीएनबी का अगर कोई आपके पास शेयर लेके आता है और पीएनबी का शेयर आज मार्केट प्राइस में, आज उसका मार्केट प्राइस 50 रुपीज है, आज के दिन में उसका मार्केट प्राइस 50 रुपीज है. अगर वो बंदा आपको बोलता है कि आई कैन गिव यू एन ऑप्शन दैट यू कैन परचेज द शेयर ऑफ पीएनबी एट 45 रुपीज. तो मैं गया आज मार्केट में मैंने देखा यार ये स्टॉक मेरा 50 रुपीज का चल रहा है, और एक सामने वाला बंदा मेरे पास आया और वो मुझे बोल रहा है कि भाई तू मेरे से ये स्टॉक 45 रुपीज में ले ले. ओके, बट तुझे मुझे एक प्रीमियम देना पड़ेगा बिकॉज आई एम गिविंग एन ऑप्शन. आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ द प्रीमियम एंड व्हाई द बायर हैज टू पे अ प्रीमियम टू द सेलर, बिकॉज आई एम एट एन एडवांटेजेस पोजीशन एंड ही इज एट अ डिसएडवांटेजेस पोजीशन, बिकॉज आई एम हैविंग अ राइट नॉट एन ऑब्लिगेशन and he is having an obligation not a right. Okay, so 5 rupees is the premium, maximum premium that I can pay. How is the stock is currently at a market price of 50 rupees and he is giving me an option that भैया आप इस स्टॉक को 45 रुपीज में एक्सरसाइज कर सकते हो. ओके, मैं उसको 45 रुपीज दे दूंगा तो मेरे पास स्टॉक आ जाएगा एंड नाउ आई कैन सेल द स्टॉक इन द मार्केट एट अ मार्केट प्राइस ऑफ 50 रुपीज. करेक्ट. सो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, 5 रुपीज का. करेक्ट. सो व्हाट इज द मैक्सिमम प्रीमियम दैट आई कैन गिव टू द सेलर ऑप्शन ऑफ एन ऑप्शन इज 5 रुपीज, क्योंकि वहां पे जाके मेरा प्रॉफिट एंड लॉस जीरो हो जाएगा. ठीक है, तो हाउ डिड आई कैलकुलेटेड दिस? 50 minus 43.
Okay, correct with me? So this is what I am representing, that my maximum value of option will be 50 minus 45. Okay, but remember this is a very hypothetical, very simple situation that I've told you. ऐसा normally नहीं होता मार्केट के अंदर. Okay, मार्केट के अंदर क्या होता है कि ये जो मेरा एक्सरसाइज प्राइस जो 45 का एक्सरसाइज प्राइस है, ये आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ 45 रुपीज में. फॉर एग्जांपल मैंने रिलायंस वाला एग्जांपल दिया था, तो वहाँ पे 2300 रुपीज था. तो उसने क्या बोला था कि भैया आप एक महीने बाद आके 2300 रुपीज में ये स्टॉक लेके चले जाना. करेक्ट, सिंपल है. तो यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि अगर 45 रुपीज में एक यहाँ से आज से एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, मतलब यहाँ से एक महीने बाद या फिर यहाँ से 2 महीने बाद आप आना और 45 रुपीज में एक स्टॉक प्राइस में एक स्टॉक में से एक पीएनबी का स्टॉक लेके चले जाना. ठीक है, ये चीज है. और जो 50 रुपीज है वो आज का मेरा पीएनबी का स्टॉक प्राइस है. तो अगर मैं 50 माइनस 45 रुपीज करूंगा तो मेरे को एक तरीके से वैल्यू फॉर वन ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो S0 है ये मेरा T0 का मतलब आज करंट डेट पे मेरा पीएनबी का स्टॉक प्राइस 50 रुपीज है, और जो एक्सरसाइज प्राइस है ये आज से एक महीने बाद का एक्सरसाइज प्राइस है. राइट, तो ये दोनों मेरे सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं है, तो मैं इनको डिडक्ट नहीं कर सकता. Right, so what we are going to do, we cannot subtract these two figures as these two figures are at different point of time, because exercise price मेरे को आज से एक महीने बाद देना है, तो वो exercise price आज से एक महीने बाद का अमाउंट है, और जो S0 है वो मेरा आज का अमाउंट है, दैट इज मेरा T0 का अमाउंट है. राइट, तो मैं इनको डिडक्ट करके मेरा वैल्यू ऑप्शन डायरेक्टली नहीं निकाल सकता. ओके, सो मेरे पास दो ऑप्शन है, इन दोनों को एक पॉइंट ऑफ टाइम लाने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन. या तो मैं क्या करता हूँ, या तो मैं करता हूँ कि मेरा जो S0 है उसको मैं मेरी एक्सरसाइज डेट मतलब आज से एक महीने बाद मैं उसको पुश करके ले जाता हूँ, या फिर remember what we are doing, we are deriving the formula, I am going step by step and we will reach to a formula जो हमारा ब्लैक शोल्स से एकदम रिजेम्बलेंस करेगा. ओके, और आपको पूरा कांसेप्ट समझ में आएगा. सेकंड ऑप्शन मेरे पास क्या है, पहला ऑप्शन मेरे पास ये है कि जो S0 है उसको मैं मेरे एक्सरसाइज डेट पे लेके चल जाता हूँ, मतलब आज से एक महीना बाद, तो मेरा S0 भी एक महीने बाद हो जाएगा और मेरा एक्सरसाइज प्राइस भी एक महीने बाद हो जाएगा. मैं उनको डिडक्ट कर दूंगा, मेरा वैल्यू ऑफ ऑप्शन आ जाएगा, भैया ये मैं मैक्सिमम प्राइस दे सकता हूँ आपको, इसके अलावा मैं कुछ नहीं दे सकता आपको. राइट, सेकंड मेरे पास ऑप्शन है कि मैं जो एक्सरसाइज प्राइस है उसको मैं मेरा टाइम 0 पे लेके आऊँ, मतलब मेरा आज करंट डेट पे अगर मैं एक्सरसाइज प्राइस को पीछे से खींच के ले आऊँ तो मेरा S0 भी आज 0 पॉइंट ऑफ टाइम पे है, और मेरा जो एक्सरसाइज प्राइस है वो भी मैं उसको खींच के ले आया, तो आज वो भी मेरा टाइम 0 पॉइंट पे हो गया. राइट, अगर मैं इन दोनों को डिडक्ट करूं तो मेरा वैल्यू ऑफ ऑप्शन आ जाएगा. करेक्ट है. नाउ व्हाट ऑप्शन शुड बी ऑप्ट फॉर? ओके, the first option, it is a kind of pretty difficult because S may fluctuate. S is what? S is my stock price. ये मेरा PNB का stock price है जो आज 50 रुपीज का होता है. आपको पता है कि ये जो stock prices हैं ये एक दिन के अंदर इतना fluctuate कर देते हैं, तो मैं कैसे पता लगाऊंगा आज से एक महीने बाद उसका stock price क्या रहेगा? That would be really really difficult for me. Right? लेकिन जो मेरा एक्सरसाइज प्राइस है वो मेरा कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस है. मैंने आज किसी बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था कि भाई मैं आज से एक महीने बाद PNB का स्टॉक 45 रुपीज में खरीदूंगा, तो 45 रुपीज मेरे लिए हमेशा कांस्टेंट रहेगा. करेक्ट है. तो इट इज वेरी वेरी इजी फॉर मी कि मैं ई को पीछे लेके आ जाऊं, मैं ई को पुल बैक करूं ताकि वो मेरे S0 के सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे आ जाए, सो दैट मैं उनको डिडक्ट करके मेरा वैल्यू ऑप्शन निकालूं. करेक्ट है, नहीं है? एकदम करेक्ट. नाउ व्हाई इज इट easy to pull E at time 0? Because exercise price is a contracted price and that is never going to change, क्योंकि वो मैंने contract कर रखा है, इसलिए we can easily pull exercise price by risk free rate. Okay, in the Blackscholes model, please understand, in the Blackscholes model we are every time when I'm going for a rate of return, the rate of return is always risk free rate, because Blackscholes Merton model always takes an assumption that we are working in a risk neutral environment, and everything that goes from one point to another or from another point to the back point will be discounted or will be futurely discounted by the risk free rate. Okay, now we reached to a formula. Just a second. Yeah, just a second. या सो अब मुझे एक्सरसाइज प्राइस को कहां पे लाना है? टाइम 0 पे लाना है, मतलब करंट डेट पे मुझे मेरी एक्सरसाइज प्राइस को लाना है. राइट, अब मैं उसको कैसे लाऊंगा? सिंपल चीज है, अगर अपन को कभी भी किसी भी वैल्यू को
जो किसी फ्यूचर डेट पे वैल्यू है, उसको अगर मुझे किसी करंट डेट पे वैल्यू पे लाना है तो मैं उसको क्या करता हूँ, उसको प्रेजेंट वैल्यू, राइट। अब प्रेजेंट वैल्यू क्या करना पड़ेगा, मुझे एक्सरसाइज प्राइस को प्रेजेंट वैल्यू पे लाना पड़ेगा। मतलब मुझे एक्सरसाइज प्राइस को जो 1 महीने बाद की एक्सरसाइज प्राइस है उसको मुझे आज की प्राइस पे लाना पड़ेगा। तो मैं उसको क्या करूँगा, मैं उसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करूँगा, राइट। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या होता है मेरा, 1 + r रेज़ टू द पावर t। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज मैं 1 + r रेज़ टू द पावर t यूज नहीं कर सकता। मैं यहाँ पे e रेज़ टू द पावर rt यूज करूंगा। उसका रीजन ये है क्योंकि जो ऑप्शंस है मेरे, दीज आर नॉट एट द काउंटर ट्रेडेड डेरिवेटिव्स, दीज आर एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स। और जो कोई भी चीजें अगर मेरी एक्सचेंज पे ट्रेड होना लग जाती है तो उनकी जो कंपाउंडिंग होती है वो कंटिन्यूस कंपाउंडिंग होती है। उसका सिंपल सा अगर मैं लॉजिक देना चाहूँ तो वो लॉजिक ये है, क्योंकि मेरा जो शेयर प्राइस होता है वो शेयर प्राइस मेरा हर एक सेकंड में फ्लक्चुएट होता है। वो ऐसा नहीं होता कि कभी 1 महीने में फ्लक्चुएट होता है, 1 साल में फ्लक्चुएट हो रहा है, वो हर एक सेकंड में फ्लक्चुएट होता है। इसलिए मेरी जो कंपाउंडिंग रहती है वो कंपाउंडिंग मुझे हर एक सेकंड, हर एक माइक्रो सेकंड में करनी होती है, एंड दैट इज नोन एज माय कंटिन्यूस कंपाउंडिंग, राइट। इसलिए मैं ई को e रेज़ टू द पावर rt से डिवाइड करूंगा एंड 1 + r रेज़ टू द पावर t से डिवाइड नहीं करूंगा, राइट। इसलिए दिस विल टर्न्स टू e into e raised to the power minus rt. Now our formula will look like v0 is equals to s0 minus e into e raised to the power minus rt. थोड़ा थोड़ा रिजेम्बलेंस खा रहा हूँ कि जो मेरा ब्लैकशोल्स का ओरिजिनल फॉर्मूला था, ब्लैकशोल्स ओरिजिनल फॉर्मूला वाज दिस वाज माय ओरिजिनल फॉर्मूला, एंड मैं थोड़ा इसके पास में पहुंचा हूँ। मैं पहुंचा हूँ s0 minus e into e raised to the power minus rt. The two things that are pending and that are one of the most important thing in the entire formula is my nd1 and my nd2. Okay, now to understand what is nd1 and what is nd2, we need to first understand that why we need nd1 and why we need nd2. क्यों मैं s0 minus e into e raised to the power minus rt को माइनस करके मेरा वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन नहीं निकाल सकता हूँ। मैंने अभी क्या बोला था, मैंने सिंपल सा चीज आपको क्या बोला था कि यार मेरा s0 है और एक्सरसाइज प्राइस, इन दोनों को मैं माइनस कर लूंगा। जो मैंने 50 और 45 वाला एग्जांपल लिया था, मेरा 5 रुपए का मैक्सिमम, भैया मेरे पास 5 रुपए मैक्सिमम है, मैक्सिमम आपको कॉल ऑप्शन का प्राइस 5 रुपए दे सकता हूँ क्योंकि इतना मुझे प्रॉफिट होगा मैक्सिमम, तो मैं मैक्सिमम आपको 5 रुपए दे सकता हूँ। मैंने उसमें बोला कि यार वो डिडक्ट करना वो गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि एक्सरसाइज प्राइस मेरी आज से 1 महीने बाद की है और जो मेरा स्टॉक प्राइस है वो मेरा आज का है। तो मैंने क्या करा, मैंने एक्सरसाइज प्राइस को पुल बैक करके उसको e रेज़ टू द पावर माइनस rt, मतलब उसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगा के मैं उसको आज की डेट पे लेके आ गया एक्सरसाइज प्राइस को, एंड दैट इज व्हाट माय e रेज़ टू द पावर माइनस ert, राइट। ये मेरा आज का एक्सरसाइज प्राइस हो गया। इसको मैंने s0 से माइनस कर लिया तो सब जने बोलेंगे हाँ ये हो गया, काम हो गया अपना। तो मतलब तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन में लिया ना, ये तो प्रॉब्लम था क्योंकि वो दोनों अलग अलग टाइम पे थे, तो मैं उनको सेम टाइम पे लेके आ गया, मैंने माइनस कर दिया, मेरे को वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन मिल गया। बात तो सही आपकी, लेकिन एक चीज बताओ मेरे को, क्या एक्चुअली मेरा वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन है? नहीं। रीजन बीइंग, मेरा वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन क्या होता है? मेरा वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन ये होता है कि आज मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन मैं आपको क्या दे सकता हूँ कि अगर मेरा पीएनबी का जो स्टॉक है जो आज 50 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, ये आज से 1 महीने बाद जाके कितने रुपीस पे ट्रेड करेगा। फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल, ओके, प्लीज बी केयरफुल, जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर ये 60 रुपए में ट्रेड करेगा, राइट, और मेरा जो एक्सरसाइज प्राइस है, जस्ट राइट डाउन हियर, अगर वो मेरा 60 रुपीज में ट्रेड करेगा और अगर मेरा जो एक्सरसाइज प्राइस है जो मैंने आपको बताया था दैट विल बी माय 45, तो अब मैं मैक्सिमम आपको कितने रुपीस दे सकता हूँ? मैं आपको 15 रुपीज मैक्सिमम प्रीमियम दे सकता हूँ, राइट। लेकिन अभी जो अपन ने कर रखा है, अपन ने क्या कर रखा है, इन दोनों को मैं टाइम 0 पे लेके आया और मैं इनको माइनस कर रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ मेरा वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकल जाएगा। नहीं, गलत है, क्योंकि मुझे इन दोनों को 1 महीने बाद इन दोनों का क्या प्राइस रहेगा वो निकाल के माइनस करना पड़ेगा, तब जाके मेरा वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन है, राइट। इसलिए मेरा ND1 और ND2 मेरे पिक्चर में आता है, राइट। दिस व्हाट आई हैव told you is a kind of basics that how this formula is building. S0 minus e into e raised to the power minus rt is perfectly fine, is totally fine. बस इसमें एक प्रॉब्लम है कि जो S0 है और e raised to the power minus e into e raised to the power minus rt है, ये दोनों टाइम 0 पे, पर मुझे टाइम 0 पे नहीं चाहिए, मुझे टाइम 1 पे चाहिए, क्योंकि मेरा जो वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन है वो होगा कि आज से 1 महीने बाद पीएनबी का स्टॉक प्राइस क्या होगा माइनस आज से 1 महीने बाद उसका एक्सरसाइज प्राइस क्या होगा जो आज का कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस है, राइट। उन दोनों को मैं डिडक्ट कर लूंगा और मेरा वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन आ जाएगा, राइट। नाउ इसलिए मैं ND1 और ND2 को मेरे पिक्चर में लेके आया।
ताकि मैं ये प्रिडिक्ट कर सकूं कि आज से 1 महीने बाद मेरा पीएनबी का स्टॉक प्राइस क्या रहेगा, एक्सरसाइज प्राइस तो मेरे पास है ही। तो अब मैंने क्या किया, मैंने ND1 और ND2 को अंडरस्टैंड करने का कोशिश की, राइट, व्हाट इज ND1 एंड व्हाट इज ND2, राइट। लॉजिक फॉर अंडरस्टैंडिंग ND1 ND2 will be built after we understand that what is the logic of a normal distribution table. Okay, so bear with me for 5 minutes. मुझे पता है थोड़ा सा जिनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड है थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, बट I'll go very easy and slow that what is a normal distribution table in statistics. Okay, so just I'm giving you an example. There are 8 students in a class. Okay, height of the 8 students are 110 centimeter, 130 centimeter, 135 centimeters, 138, 140, 142, 150, 170 centimeters. Okay, I've just taken an average of these 8 figures that comes to 139. For the purpose of the simplicity, I'm taking 140 as an average. And for the standard deviation, it is 16. It is approximately 16. Just for the use of the calculation, I'm rounding it up. Okay. So this is pretty easy. मेरी क्लास के अंदर 8 बच्चे हैं, सबकी ये हाइट है, उनका एवरेज हाइट 140 है और उनका स्टैंडर्ड डेविएशन 16 है. There's a very important observable thing in the heights that if you'll see this 110 and 130, there's a gap of 20 centimeters from 1 to 2. These are in ascending order. Okay, मैंने इनको ascending order में पहले arrange कर लिया, वैसे अलग अलग आती है, ascending order में आप even easily arrange. फिर if you'll see मेरा गैप यहाँ से 5 सेंटीमीटर का है, फिर मेरा 3 सेंटीमीटर का है, फिर मेरा 2 सेंटीमीटर का है, फिर 2 सेंटीमीटर का है, फिर 8 सेंटीमीटर का, and then there is a jump of 20 सेंटीमीटर. So if you'll see मेरा जो एवरेज आया 140 का, this 140 का जो मेरा एवरेज आया, if you'll see मेरी जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की हाइट है वो मेरा 140 सेंटीमीटर के आसपास ही घूम रहा है. if you'll see 130, 135, 138, 142, 150, these are near 140 सेंटीमीटर्स only, right? तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि 140 सेंटीमीटर इज अ सेंटर दैट इज अट्रैक्टिंग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. एंड कुछ स्टूडेंट्स थोड़े बाहर भी हैं. थोड़े बाहर वाले कौन से हैं? दिस इज 110 सेंटीमीटर, मेरा 170 सेंटीमीटर, ये थोड़े बाहर वाले लोग, ठीक है. तो अगर मैं इन ऑब्जर्वेशंस को मेरा एक ग्राफ पे पोस्ट करता हूँ, हाउ इट विल लुक लाइक दिस, राइट. मेरा जो 140 सेंटीमीटर है, ये वाला जो लाइन आ रहा है मेरा 140 सेंटीमीटर, ये इतना ज्यादा अप लाइन क्यों है? रीजन बीइंग मैंने ये बताया आपको, क्योंकि इफ यू सी द ऑब्जर्वेशन, तो मेरे जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं दे आर गैदर्ड नियर द मीन, एंड जो मेरे एंड्स हैं, एंड्स पे बहुत ही कम बच्चे हैं. सो इफ यू सी this y line, sorry. Okay. So this y line to me is the number of students and this x is the height of the students. So if you'll see मेरा 140 सेंटीमीटर पे सबसे ज्यादा हाइट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से है, जो मेरा मीन है उस मीन के पास मेरे बहुत ज्यादा बच्चे हैं. if you'll see तो मेरे 140 सेंटीमीटर्स के पास में मेरा 130, 135, 130, 142, 150 सेंटीमीटर्स, ये सब जने मेरे मीन के बहुत ही ज्यादा पास है. सो दिस काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे मेरा इस तरीके का फिगर बनता है, जहाँ पे मेरे मीन जो होते हैं, मेरी मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन जो होती है वो मेरी मीन के पास गैदर्ड होती है, और जो मेरे टेल्स हैं उन टेल्स पे बहुत ही कम स्टूडेंट्स रहते हैं, बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी रहती है, बहुत ही कम ऑब्जर्वेशंस रहती है. सो इफ यू सी इन द एग्जांपल, जो एंड्स हैं वो एंड्स पे रहेगा मेरा एक तो 110 सेंटीमीटर और एक मेरा 170 सेंटीमीटर. तो 170 सेंटीमीटर इफ यू सी तो मेरा कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा, और 110 सेंटीमीटर मेरा कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा एंड्स में, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गैदर्ड नियर 140 सेंटीमीटर. दैट्स माय मीन. ओके, नाउ try to understand very important thing. Okay, this entire figure, draw a highlight line over it. This entire figures shows me the number of students. Okay, if I'll add up the entire area of this figure, I'll get 1, क्योंकि as a probability, just saying as a probability. For example, अगर 8 बच्चे हैं तो यहाँ पे सारे के सारे 8 बच्चे आ गए, तो सारे के सारे 8 बच्चे आ गए और टोटल भी 8 बच्चे हैं, तो if I'll divide 8 by 8, I'll get 1. But अगर मुझे देखना है कि इतने फिगर में, मतलब people who are having a height of more than 140 centimeters, ऐसे कितने बच्चे हैं? So मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए probability of students having height of 140 centimeters or more. Correct? This is 140 centimeters or more.
right? Now if I am shading this part, see this is 140 centimeter, so a point near to 140 centimeter over the right will be more than 140 centimeter, let it be 150 centimeter. ओके, तो अगर मैंने 150 सेंटीमीटर की एक लाइन ले ली और यहाँ पे मैंने इस एरिया को अगर डार्कन कर दिया, तो ये एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस एरिया इज रिप्रेजेंटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। मतलब अगर 8 बच्चे हैं एंड दीज 8 पीपल इज हैविंग अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, मतलब 8 के 8 बच्चे सारे के सारे हैं, तो मुझे ये बताओ कि कितने बच्चे, क्या बोला मैंने, कितने बच्चों की हाइट 150 सेंटीमीटर्स और मोर होगी। ओके, तो मैं अपने फिगर में जाता हूँ, मैंने देखा कि यार 150 सेंटीमीटर्स और मोर हाइट है 2 बच्चों और मेरे टोटल बच्चे हैं 8, तो कितना हो गया? ये हो गया मेरा 0.25, दैट इज 25% प्रोबेबिलिटी। मेरी 25% प्रोबेबिलिटी होगी, राइट? नाउ दिस 25% इज रिप्रेजेंटेड इन अ ग्राफिकल फॉर्मेट बाय दिस शेडेड पार्ट, बिकॉज ये शेडेड पार्ट मेरे को वही बता रहा है। अगर मैं यहाँ पे 150 सेंटीमीटर नहीं लेता और मैं यहाँ बीच में कुछ लेता, फॉर एग्जांपल 145 सेंटीमीटर, तो ये जो मेरा शेडेड पार्ट है, दिस विल रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग एन हाइट ऑफ 140 सेंटीमीटर एंड मोर। उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, कितने लोग हैं ऐसे, 25%, 37%, 35%, 38%, 40%, 45%, कितने लोग हैं ऐसे, ये मुझे ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बता, राइट? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो ये होता है कि जो मीन होता है इसका 140 सेंटीमीटर होता है, दिस डिवाइड्स द एंटायर पार्ट इनटू 2 इक्वल फिगर्स। मतलब अगर मुझे जानना है कि मेरे स्टूडेंट जिनकी हाइट 140 सेंटीमीटर और मोर है, उनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0.5 रहेगी, मतलब वो हमेशा आधे बच्चे रहेंगे अगर ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन आपका बनता है, ठीक है? ब्लैक शोल्स मॉडल में अपन ये असम्पशन लेके चलते हैं कि अपना जो स्टॉक प्राइस का मूवमेंट है, दैट विल बी इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज वन ऑफ द मेन असम्पशन ऑफ द ब्लैक शोल्स मॉडल, जिसके ऊपर पूरा ब्लैक शोल्स मॉडल टिका हुआ है। एंड दिस इज आल्सो अ काइंड ऑफ डिसएडवांटेज, बिकॉज़ डिसएडवांटेज ऑफ द ब्लैक शोल्स मॉडल, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज रैंडम, इट इज वेरी वेरी रैंडम, तो आपको पता नहीं चलता दैट हाउ द स्टॉक प्राइस इज गोइंग टू मूव। बट ब्लैक शोल्स अपनी मर्जी से एक असम्पशन लेता है दैट इट इज गोइंग टू बी इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर। ऐसा हो नहीं हो कुछ पता नहीं है, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस ब्लैक शोल्स मॉडल वी हैव टू टेक एन असम्पशन दैट जो स्टॉक प्राइस है वो हमेशा ऐसा मूव करता है। स्टॉक प्राइस ऐसा मूव करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक स्टॉक प्राइस आएगा, पीएनबी का यहाँ पे एक स्टॉक प्राइस आएगा, लेट इट बी 45 रुपीज, तो इसका मतलब ये है कि पीएनबी का अगर स्टॉक प्राइस, अगर मीन 45 रुपीज है, इसका मतलब जो पीएनबी का स्टॉक है वो मैक्सिमम 45 रुपीज के अराउंड रोटेट करता रहता है, लेट इट बी 46, 47, 48। लेकिन जो केसेस होंगे ना, जब वो 12 रुपीज का होगा, या केसेस होंगे वो 90 रुपीज का होगा, वो बहुत ही कम दिनों पे होगा, और मैक्सिमम डेज के अंदर इट विल रिवॉल्व अराउंड 45 इफ इट इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड, if it is following a normally distributed diagram, okay, as per the assumption of Blackscholes model. Okay, so what I've written is this area represents the probability of students having a height of 150 centimeters, and if I'm including that line, if I'm including this line, then the area that is more than equal to 150 centimeters. Okay, you got my point? See, I'm not going into the Blackscholes model right now. I'm just trying to understand. I'm just trying to narrate you that what do you mean by ND1 and ND2? ND1 is the normal distribution of D1. So we need to understand that what is a normal distribution to understand what does ND1 and ND2 tells us. Okay, so I'm just giving you a simple example that मैंने बच्चों की कुछ हाइट ली, एक क्लास के अंदर मेरे 8 बच्चे थे और उनके मैंने हाइट्स ली, और हाइट लेके मैंने एवरेज और स्टैंडर्ड डिवीजन उनका निकाला, स्टैंडर्ड डिवीजन और एवरेज मैंने उनका निकाल दिया। Now what I'm trying to do is कि मैंने इनको एक डायग्रामेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, डायग्रामेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करके मैंने आपको बताया कि कैसे अपन इस डायग्राम को यूज करके मेरी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, राइट? नाउ मैंने ये तो आपको बता दिया दैट दिस एरिया रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी दैट कितने बच्चे होंगे जिनकी हाइट 150 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा होगी, राइट? नाउ हाउ टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी? मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं कैसे? उसका एक फॉर्मूला होना चाहिए, उसको होना चाहिए 25%, है ना? अभी ऊपर कैसे निकाला? ऊपर मैंने निकाला है 25%, कैसे निकाला? 2/8 करके। लेकिन 25% तो मैंने इसलिए निकाली क्योंकि मेरे पास ये फिगर्स थे। अगर मेरे पास फिगर्स नहीं है, मेरे पास डायरेक्ट डायग्राम दिया हुआ है, तो मैं 25% कैसे निकालूं? दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, सो फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट वी नीड टू डू, वी विल टेक द हेल्प ऑफ Z टेबल। ओके, ये अपना है Z टेबल, जिसकी मैं हेल्प लूंगा प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के। ओके, व्हाट इज अ Z टेबल? ओके, Don't be panic over here. This is very simple. This is very easy to understand. Z table क्या होता है? Z table सिंपल सी चीज बोलता है भाई। Z table ये बोलता है
कि आप मुझे बताओ कि जिस पॉइंट को आप ढूंढ रहे हो, जिस पॉइंट की प्रोबेबिलिटी आप ढूंढ रहे हो, कौन से पॉइंट की प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहे हैं? अपन ढूंढ रहे हैं 150 सेंटीमीटर और मोर। मेरी क्लास में कितने बच्चे हैं जिनकी हाइट 150 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा है, मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, राइट? तो कौन से पॉइंट की प्रोबेबिलिटी मैं ढूंढ रहा हूँ? 150 सेंटीमीटर और मोर। तो 150 सेंटीमीटर इज माय पॉइंट। तो जेड टेबल मुझे बोलता है कि आप मुझे बता दो कि आपका एक पॉइंट सेलेक्ट करो। मैंने कहा ठीक है भाई, सेलेक्ट कर लिया 150 सेंटीमीटर। नाउ यू गिव मी द मीन। उस प्रोबेबिलिटी वेटेड जो अपना प्रोबेबिलिटी वाला डायग्राम है, उसका मुझे आप मीन बताइए। तो मीन अपन ने बता दिया, इट्स 140 सेंटीमीटर्स, राइट? बोले हाँ भाई। नाउ यू टेल मी द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डायग्राम। हमने बोला ठीक है भैया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमने निकाला था। स्टैंडर्ड डेविएशन 16, एज यू कैन सी स्टैंडर्ड डेविएशन अपना 16 रुपीज है, 16 सेंटीमीटर्स है। उसने बोला ठीक है भैया। तो अब मुझे बोलता है कि आप जेड टेबल में प्रोबेबिलिटी ढूंढने के लिए जेड निकालो। नाउ व्हाट इज जेड? जेड मुझे क्या बोलता है? जेड मुझे बोलता है कि आप जिस पॉइंट की तलाश कर रहे हो, वो पॉइंट आपके मीन से कितना दूर है, और जितना दूर है उसको आप स्टैंडर्ड डिवीजन के मल्टीपल में लो। ओके, थोड़ा सा डिफिकल्ट बोल दिया मैं, वापस बोलता हूँ आराम से। मैंने क्या बोला? जिस पॉइंट की प्रोबेबिलिटी आप ढूंढ रहे हो, सॉरी, जिस पॉइंट की प्रोबेबिलिटी आप ढूंढ रहे हो, अपन किसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहे हैं? 150 सेंटीमीटर की प्रोबेबिलिटी अपन ढूंढ रहे हैं। जिस पॉइंट की प्रोबेबिलिटी आप ढूंढ रहे हैं, उसका आप डिस्टेंस निकालिए मीन से। मीन क्या है मेरा? यहाँ पे मीन है मेरा 140 सेंटीमीटर। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इज हैविंग अ हाइट ऑफ 140 सेंटीमीटर्स। उससे आप डिस्टेंस निकालिए, और उस डिस्टेंस को आप उस डायग्राम के स्टैंडर्ड डेविएशन से, उस डायग्राम के स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करिए। सो आई एम डिवाइडिंग दिस बाय 16। अब ये जो मेरा 0.625 टाइम्स आया, दिस इज व्हाट, दिस इज, आई एम टेलिंग यू, दिस इज व्हाट, this is simply telling me, let me log it and do it again for you. Okay, जो मेरा 0.625 टाइम्स है, 0.625 टाइम्स वो क्या बता रहा है कि भैया ये जो आपका डिस्टेंस है, दिस 140 से 150 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। मेरे को पता है ये 150 माइनस 140 इज 10 एंड आई डिवाइड दिस विद 16, दैट इज माय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मेरा रिजल्ट आया 0.625। मतलब ये डिस्टेंस मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन का 0.625 टाइम्स डिस्टेंस, करेक्ट? अब ये मुझे क्यों चाहिए? मैं मल्टीपल क्यों निकालूं? मैं तो नॉर्मल डिस्टेंस निकाल लूं, ये कर लूं। रीजन बीइंग, जो जेड टेबल है, वो जेड टेबल जो अपन को दी हुई रहती है, वो जेड टेबल इस चीज के बेसिस पे रहती है कि आप मुझे जिस पॉइंट की तलाश कर रहे हो, उसका मीन से डिस्टेंस निकाल के उसका स्टैंडर्ड डेविएशन का मल्टीपल निकालो, और वो मल्टीपल आप मेरे जेड टेबल में ढूंढो और मैं आपको प्रोबेबिलिटी दे दूंगा। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ जेड टेबल, ठीक है? तो जेड टेबल मुझे बोलता है कि आपका जो डिस्टेंस है आपके रेलेवेंट पॉइंट से, सॉरी, आपका जो रेलेवेंट पॉइंट का डिस्टेंस है मीन से, आपकी जो रेलेवेंट पॉइंट का डिस्टेंस है मीन से, उसका आप स्टैंडर्ड डेविएशन से मल्टीपल निकालो। तो मैंने बोला कि भैया जो मेरा डिस्टेंस है 150 सेंटीमीटर का 140 सेंटीमीटर से, दैट इज माय 0.625 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज 16। तो अगर मैं इसे, जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं इसे 0.625 को मल्टीप्लाई कर दूं 16 से, तो आई विल गेट 10। दैट इज द एग्जैक्ट डिस्टेंस ऑफ 150 सेंटीमीटर माइनस 140 सेंटीमीटर। Okay, so this is the multiple of standard deviation of my distance from, of the relevant point from my mean. Okay, now what we'll do, we'll take 0.625, we'll find that in Z table and we will get the probability of the shaded area. मतलब हमें इस चीज की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, ये जो हमको एरिया दिख रहा है इस एरिया का प्रोबेबिलिटी हमको मिल जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि भैया ये प्रोबेबिलिटी है दैट आपकी क्लास के अंदर क्या प्रोबेबिलिटी है दैट स्टूडेंट्स की हाइट 150 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा होगी। ओके, नाउ आफ्टर दिस एक्सप्लेनेशन आपको ये फॉर्मूला इजीली समझ में आ गया। अब इस फॉर्मूला को जस्ट डिनोट करने के लिए आई एम जस्ट राइटिंग कि मेरा जो z है, दिस z इज इक्वल्स टू x, x इज माय 150, mu is my average height, that is 140, and sigma is my standard deviation, that is 16. Okay, so this is the main formula
दैट वी वर लुकिंग, एंड मैंने ये एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करके इस फॉर्मूला पे रीच हुआ, ठीक है। तो अगर मुझे किसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, ये अपने कॉस्टिंग में भी काफी काम आता है, किसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर किसी एक पॉइंट की और उसके आगे की मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जैसे अपने यहाँ पे 150 सेंटीमीटर और उससे ज्यादा कितने बच्चों की हाइट है उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली है, तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं जेड निकालूंगा। जेड का मतलब क्या है कि वो पॉइंट मेरे मीन से कितना दूर है एंड वो डिस्टेंस मेरा स्टैंडर्ड डिवीजन में कितना मल्टीपल है, उस मल्टीपल को जाके मैं जेड टेबल में ढूंढूंगा एंड जेड टेबल मुझे प्रोबेबिलिटी देगा। मुझे पता चल जाएगा भाई एक इस क्लास के अंदर फॉर एग्जांपल 25% 30% बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट 150 सेंटीमीटर से ज्यादा है। Correct, you are with me? So this is a mathematical explanation of a normal distribution, ठीक है। We'll get back to Blackscholes now, क्योंकि अपन Blackscholes में कहाँ तक पहुंच गए थे? Let me tell you that अपन Blackscholes में यहाँ तक पहुंच गए, लेकिन मैंने बताया था कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है। वो प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये दोनों टाइम जीरो पे है, अपन को ये कहाँ पे चाहिए, अपन को ये चाहिए 1 महीने बाद, जब अपना ऑप्शन एक्सरसाइज हो रहा है उस टाइम पे अपन को चाहिए, राइट। तो अब उसके लिए अपन ND1 और ND2 को कैसे यूज करेंगे वो अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। नाउ वी अंडरस्टूड द कांसेप्ट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। नाउ वी नो द फॉर्मूला ऑफ D1 and D2. Take, see, ND1 and ND2 is nothing, right? If I have the Z and if I do the normal distribution of Z, okay, fine. Please understand this. In this was my Z. This is my Z. And if I'll do NZ, I will get the probability, for example, 27%. So what is NZ? NZ is the probability of Z in a normally distributed table. And what is Z? Z is this. So what is the actual procedure of finding the probability? I'll find the Z by this formula that I've already explained to you, that what this formula denotes. And then I'll do a N of Z, that is normal distribution of Z. And I'll see in the normal distribution table and I'll find the probability of it, right? Now, in our formula, we don't have NZ, but we have ND1 and we have ND2, right? Now, we'll just compare NZ with ND2 and ND1, right? First, let's see what does ND2 tells us. Okay, this is one of the very important part of this video, because here we are trying to understand that what does ND1 and ND2 tells us. Okay, now try to understand. The formula of D2 is log normal SO by E plus R minus standard deviation square by 2 into T divided by standard deviation root T. Okay, this is a very complex formula and this is very difficult to understand and very difficult to learn also, right? So we are going to what? We are going to just compare this formula with the Z formula, because just try to understand what we are going to do. We are going to do ND2 and we just saw that how to find NZ. So this D2 is equivalent to Z, and Z we understood that Z is always X minus mu by standard deviation, that we can see over here also, X minus mu by standard deviation, and we are comparing these two things. So ये compare करने के बाद we understood that this standard deviation is this standard deviation. Let's ignore T, because T is simply telling us that अगर आप 1 साल के लिए करोगे तो this will be 1, अगर आप आधे साल के लिए करोगे तो this will be 0.5, अगर आप 2 साल के लिए करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. This is just a multiplication of the time factor. This please ignore this time factor, because the time factor इतना relevance नहीं डालेगा. This is just for adjusting for the time. It's nothing else. Okay.